प्रमोद ने टार्च जला रखी थी और उसकी रोशनी में वो दोनों पूरी कुव्वत से दौड़ रहे थे। सुरंग किसी सांप की तरह लहराती हुई बढ़ रही थी। फिर एक मोड़ भी आया। अब वो सुरंग बदतदरीज बुलंद होती जा रही थी। वो दोनों ऊंचाई की तरफ दौड़ते रहे और फिर अचानक ठंडी हवा के एक झोंके ने उनका इस्तकबाल किया। ओह, रास्ता है निकलने का। एजाज के लबो लहजे में बड़ी मुसर्रत थी, लेकिन मोहतात रहने की जरूरत है। प्रमोद ने ताकीदी अंदाज में कहा, क्या मतलब? ओह, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरफ भी दुश्मन के आदमी मौजूद हो सकते हैं? हाँ, प्रमोद ने कहा, यह नामुमकिन नहीं कि उन लोगों ने अपने कुछ साथियों को इस तरफ भेज दिया हो। वो सुरंग के दहाने पर पहुंच गए। तारों से भरा आसमान साफ दिखाई दे रहा था। वो दहाने पर रुक गए। ठहरो, मैं देखता हूँ, प्रमोद ने कहा और जमीन पर लेटकर चिपकली की तरह रेंगता हुआ बढ़ा। एजाज जहाँ था वहीं रुका रहा। सुरंग में इतनी तारीकी थी कि बाहर से उन्हें हरगिज नहीं देखा जा सकता था। प्रमोद रेंगता हुआ दहाने से कोई 1 फुट आगे पहुंच गया और बिल्कुल साकत हो गया। अब उसकी सिर्फ आंखें गर्दिश कर रही थी और वो माहौल का जायजा ले रहा था। तवक्को के मुताबिक वो इस वक्त कुछ बुलंदी पर थे। इर्द गिर्द जाड़ जंकार थे जिनमें हशरातुल अर्ज की सीटियां गूंज रही थी, लेकिन कोई भी शय साफ नहीं नजर आ रही थी। अभी चांद तुलू नहीं हुआ था, इसलिए सारे जजीरे पर अंधेरे की चादर लिपटी हुई थी। प्रमोद ने किसी किस्म की आहट नहीं महसूस की। मैदान साफ ही मालूम होता था, लेकिन एहतियात मजीद के तौर पर सन्नाटे में काफी आवाज फैली थी। हशरातुल अर्ज यकलख्त चुप हो गए थे, लेकिन इसके बाद फिर पहले जैसा ही सन्नाटा छा गया और हशरातुल अर्ज की सीटियां दोबारा गूंजने लगी। प्रमोद दहाने से कुछ और बढ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधा खड़ा हो गया। इसके बाद भी कोई खास वाकया ज़हूर में नहीं आया था। आ जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। एजाज फौरन उसके करीब पहुंच गया। ये तो नामुमकिन है कि उन लोगों को इस सुरंग की निकासी का ये रास्ता ना मालूम हो। प्रमोद बोला, बस वो जल्दी में इस तरफ ध्यान देना भूल गए हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी इस कोताही का एहसास हो जाएगा और वो इस तरह दौड़ेंगे। लिहाजा हमें जितनी जल्द हो सके उस मकाम से दूर हो जाना चाहिए। अरे लो, वो आ ही रहे हैं। प्रमोद चौंका। उनके अकब में सुरंग दौड़ते हुए कदमों की आवाज से गूंज रही थी। प्रमोद ने एजाज का हाथ पकड़ा और एक तरफ दौड़ने लगा। अंधेरे में इस तरह दौड़ना मखदूश था, लेकिन इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था। अगर प्रमोद टार्च जला लेता तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी हिमाकत होती। जूते अब भी उनके हाथों में थे, इसलिए उनके दौड़ने की आवाज दूर तक नहीं फैल रही थी। वो नशेब में दौड़ते रहे और फिर उन्होंने जल्द ही अपने अकब में सुनाई देने वाली दौड़ते हुए कदमों की आवाजों को बहुत पीछे छोड़ दिया। अब वो आवाजें सुनाई भी नहीं दे रही थी। इस जजीरे से निकलने का जरिया लांच ही हो सकती है, प्रमोद ने दौड़ते हुए कहा। लेकिन जहां मैंने लांच छोड़ी थी वहां वो लोग पहुंच चुके होंगे। तुमने अपनी लांच कहां छोड़ी थी? उसी जगह? जी नहीं, एजाज ने जवाब दिया, उससे कुछ फासले पर। अगर लांच वाले ने गोलियां चलने की आवाज सुन ली होगी तो फिर शायद ही वहां रुका हो, लेकिन बहरहाल हमें उसी तरफ चलना चाहिए। अब तो मुझे समत का अंदाजा भी नहीं रहा। ओह, प्रमोद के लहजे में तशवीश की झलकियां थी। एजाज दौड़ते दौड़ते बुरी तरह हाँफने लगा था। हमने उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, इसलिए सस्ताने की खातिर कुछ देर रुका जा सकता है। प्रमोद बोला, वैसे भी वो लोग अंदाजा नहीं कर सके होंगे कि हम किस तरफ भागे हैं। उन दोनों ने रफ्तार कम की और बिलाखिर रुक ही गए। समत का अंदाजा लगाने की कोशिश करो, प्रमोद ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, वरना अगर किसी तरह वो लोग तुम्हारी लांच तक भी पहुंच गए तो मुश्किल हो जाएगी। फिर शायद इस जजीरे से निकलने का मसला आसानी से हल नहीं हो सकेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि समत का अंदाजा कैसे करूं। एजाज ने परेशान होकर कहा, कोशिश तो करो। अगर अंदाजा गलत हो गया तो देखा जाएगा, लेकिन ये हिमाकत ही होगी कि गलती के डर से कोई कदम ही ना उठाया जाए। एजाज चारों तरफ देखने लगा। प्रमोद का दिमाग अभी तक इस मसले में उलझा हुआ था कि रेड वन के आदमी वहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए। उसका वाहिद जवाब यही हो सकता था कि वो लोग भी जजीरे ही के किसी हिस्से में मौजूद थे। इस जवाब पर यकीन कर लेने के बाद जहन में इस सवाल का पैदा होना कुदरती अमर था कि जजीरे पर उन लोगों ने जगह जगह डेरे क्यों लगा रखे हैं। प्रमोद ने कुछ देर बाद कहा, अंदाजा हुआ कुछ? उस तरफ चलिए। एजाज ने एक तरफ हाथ उठाते हुए कहा। उसके लहजे में हिचकिचाहट थी, लेकिन प्रमोद ने ताले आजमाई करने में कोई हर्ज नहीं समझा। वो उस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दो चार थे कि किसी खफीफ से इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एजाज का फूला हुआ सांस अभी तक पूरी तरह काबू में नहीं आया था, लेकिन जरूरी था कि इस इम्कान को जल्द अज जल्द आजमा लिया जाता। अगर नाकामी होती तो फिर एक सब्र आजमा सूरत हाल से दो चार होना ही था। दौड़ फिर शुरू हो गई। एजाज हाँफ रहा था, लेकिन उसने दौड़ने में कोई कमजोरी नहीं दिखाई। झाड़ियों से बचते बचाते वो ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ते रहे और फिर अचानक एजाज ने पुरमसरत लहजे में कहा, मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हो रहा है मेजर। ये ताड़ का दरख्त और ये टीला, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। वो जो उधर एक टीला नजर आ रहा है, उसकी दूसरी तरफ लांच छोड़ी थी मैंने। खूब,
تو گویا قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ اندھیرے میں اعجاز اس کے ہونٹوں پر ابھرتی ہوئی مسکراہٹ کی لکیر نہیں دیکھ سکا۔ اب وہ اس ٹیلے پر چڑھ رہے تھے جس کی طرف وہ لانچ موجود ہونا چاہیے تھی، بشرطے کہ لانچ والا گولیاں چلنے کی آواز سن کر بھاگ نہ نکلا ہو۔ وہ ٹیلے پر چڑھ کر دوسری طرف اترنے لگے۔ سامنے کوئی 20 گز کے فاصلے پر ایک اور ٹیلا تھا اور ان دونوں ٹیلوں کے درمیان میں سمندر کا پانی لہریں لے رہا تھا۔ بائیں طرف کافی فاصلے پر ایک اونچی سی چٹان تھی جس نے پانی کو مزید بڑھنے سے روک رکھا تھا۔ اس طرح ایک چھوٹی سی خلیج بن گئی تھی۔ دائیں طرف کچھ فاصلے پر سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں اور بہت دور سنگراٹ کی بندرگاہ کی روشنیاں جگنوؤں کی طرح چمک رہی تھی۔ اچانک پرمود نے اعجاز کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مستربانہ انداز میں سرگوشی کی، ٹھہرو، لیٹ جاؤ فوراً۔ اعجاز نے بڑی پھرتی دکھائی تھی لیٹنے میں۔ دراصل اس نے بھی ٹیلے کے نیچے خلیج کے کنارے کئی آدمیوں کے متحرک سائے دیکھ لیے تھے۔ میں نے یہیں چھوڑی تھی لانچ، اعجاز پرتشویش لہجے میں بولا، لیکن دشمن یہاں ہم سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ پرمود نے ٹھنڈا سانس لیا، ان لوگوں سے نمٹنا تو مشکل ہوگا۔ تمہارے ریوالور میں 3 اور میرے ریوالور میں صرف 1 گولی ہے، جبکہ ان لوگوں کی تعداد 7-8 سے کم نہیں معلوم ہوتی، لیکن یہ لوگ تو اتنی جلدی یہاں نہیں پہنچ سکتے، پرمود نے کہا۔ ٹھیک اسی وقت اعجاز کے پہلو کے نیچے دبا ہوا پتھر ایک جگہ سے سرکا اور پرشور آواز کے ساتھ نیچے لڑکتا چلا گیا۔ اعجاز نے بوکھلاہٹ میں اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ بیڑا غرق، وہ جلا کر بولا۔ فوراً ہی کسی نے نیچے سے ٹارچ کی روشنی اوپر پھینکی اور دونوں اس کی زد میں آ گئے۔ وہ کافی قوت والی ٹارچ معلوم ہوتی تھی۔ واپس بھاگو، پرمود اچھل کر بولا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، نیچے سے کسی نے للکار کر کہا، لیکن وہ دونوں بھاگ ہی پڑے۔ اسی وقت ایک فائر کیا گیا لیکن گولی نہ جانے کدھر نکل گئی، ان دونوں کے تو قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ کچھ وقفے سے دوسرا فائر ہوا اور اعجاز بال بال بچا۔ ٹارچ کی روشنی ان کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھی۔ پرمود نے سوچا اس روشنی کی وجہ سے تو وہ دونوں مار لیے جائیں گے۔ اس نے اچانک پلٹ کر اپنے ریوالور کی آخری گولی چلا دی۔ تقریباً فائر کے ساتھ ہی ایک چیخ سنائی دی اور ٹارچ بجھ گئی، یا شاید گولی کا شکار ہونے والے کے ہاتھ سے گر گئی ہو۔ بہرحال اب وہ دونوں تاریکی میں تھے۔ زندہ باد میجر، اعجاز کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ پرمود نے خالی ریوالور جیب میں ٹھونس لیا۔ دشمن نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، لیکن اب وہ دونوں ٹیلے کی دوسری طرف اتر رہے تھے۔ گولیاں ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک بار پھر دوڑ لگانا پڑی۔ جوتے اب بھی ان کے ہاتھوں میں تھے۔ ننگے پیر ہونے کی وجہ سے نوکیلے پتھر بری طرح چبھ رہے تھے۔ وہ کچھ ہی دور دوڑے ہوں گے کہ سامنے سے ایک فائر ہوا۔ گولی پرمود کے بائیں شانے پر خراش ڈالتی ہوئی گزر گئی۔ دوسرے ہی ثانیے پرمود نے دوڑتے ہوئے خود کو اوندے منہ گرا دیا۔ گرتے گرتے اس نے اعجاز کی ٹانگ بھی پکڑ لی تھی۔ وہ بیچارہ بھی اوندے منہ گرا۔ چونکہ غیر متوقع طور پر گرا تھا اس لیے اضطراری طور پر اس کے منہ سے چیخ بھی نکل گئی اور چوٹیں بھی کافی آئیں، لیکن وہ چوٹیں کیا اہمیت رکھتی تھی، جبکہ اگر وہ نہ گرتا تو دوسری مرتبہ چلائی جانے والی گولی اس کا سینہ چھید ڈالتی۔ ہاں، اگر پہلے فائر کی طرح نشانہ ہی خطا ہو جاتا تو دوسری بات تھی۔ پرمود نے اسے گرایا ہی اسی لیے تھا کہ وہ رکتے رکتے کافی آگے چلا جاتا اور پھر شاید کوئی گولی اس کی زندگی چاٹ لیتی۔ کئی اور فائر ہوئے۔ ادھر، پرمود کہتا ہوا تیزی سے بائیں طرف کی نشیب میں لڑکتا چلا گیا۔ اعجاز کی کونیاں اور گھٹنے بری طرح زخمی ہوئے تھے، لیکن اس نے پرمود کی تقلید کرنے میں 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ نشیب میں کئی جگہ خاردار جاڑیاں ان سے الجھیں اور ان کے کپڑے کئی جگہ سے پھٹ گئے۔ جسم بھی کانٹوں سے زخمی ہوا اور سر میں بھی کئی چوٹیں لگی، لیکن بہرحال وہ کسی گولی کا شکار ہونے سے بچ گئے تھے۔ نشیب کے اختتام پر وہ خود بخود ہی رکے اور پھر انہوں نے ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دشمن بغیر کسی ٹارچ کے گولیاں برسا رہا تھا اور دوڑنے بھاگنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ یہ کوئی دوسری پارٹی تھی اور اس میں بھی 6-7 سے کم آدمی نہیں تھے۔ پرمود دوڑتے ہوئے بولا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس جزیرے سے آدمی ابل رہے ہوں۔ اعجاز خاموش رہا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا۔ اب پرمود کا سانس بھی پھولنے لگا تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں پھولا تھا کہ وہ اعجاز کی طرح کچھ بول ہی نہ سکتا۔ اعجاز کی حالت کافی تباہ تھی۔ سردیوں کے موسم کے باوجود بھی اس کا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ گھٹنوں اور کہنیوں میں الگ جلن ہو رہی تھی۔ اسے احساس نہیں رہا کہ وہ کتنی دیر تک دوڑتے رہے تھے۔ آخر کار وہ نڈال ہو کر گرتے گرتے بچا تھا اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کی وجہ سے پرمود کو بھی رکنا پڑا، لیکن اسے یہ اطمینان ضرور تھا کہ دشمن کو انہوں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ فائرنگ کی آوازیں اب نہیں آ رہی تھی۔ غالباً ان لوگوں کو گولیاں ضائع ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ اعجاز کے قریب ہی پرمود بھی ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اعجاز اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے لوہار کی دونکنی چل رہی ہو۔ انہیں وہاں سستاتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ چیڑ کے درختوں کے پیچھے سے چاند طلوع ہونے لگا۔ جزیرے پر چھائی ہوئی گٹا ٹوپ تاریکی کے سینے میں جیسے شگاف پڑتے چلے گئے۔ سناٹے میں ڈوبے ہوئے تاریک اور مردہ سے ماحول میں
जैसे जान पड़ गई। 8वीं या 9वीं का चांद था। प्रमोद के चेहरे पर तशवीश के आसार पैदा हो गए। वो और एजाज जिस किस्म की सूरत हाल से दो चार थे, इसमें उनके लिए तारीकी ही सूदमंद थी। जर्द चांद बदतरीज बुलंद होता रहा। मेजर प्रमोद और एजाज जिस जगह थे वहाँ उनकी तीन तरफ ऊंची नीची सनलाख चट्टानें बिखरी हुई थी। चीड़ और सनोबर के दरख्तों की बहुतायत थी। अब चांदनी में प्रमोद और एजाज ने एक दूसरे को देखा। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? प्रमोद ने बेसाख्ता पूछा। जब इस नशेब में लुढ़कना शुरू किया था तो वहीं किसी जगह गिर गए थे, एजाज ने जवाब दिया। उसकी सांसों का उतार चढ़ाव काफी हद तक एतदाल पर आ चुका था। अगर मेरे जूते तुम्हारे पैरों में ठीक रहे तो पहन लो। शुक्रिया मेजर, एजाज ने कहा। मेरा पैर आपके पैरों से बड़ा है। यह कहते हुए न जाने क्यों एजाज कुछ झेंप गया। प्रमोद अपने जूते पहनने लगा। फिर उसने कहा, सूरत हाल काफी नाजुक हो चुकी है। बिलाशुबा मेजर, एजाज ने कहा। समझ में नहीं आता कि अब हम इस जजीरे से किस तरह निकल सकेंगे। ये सोचना अब बाद की बात है। फिलहाल हमें कोई ऐसी जगह ढूंढना है जहां दुश्मन की नजर से छुप सके। वो लोग हमें बड़ी तुंदही से तलाश कर रहे हैं। जब तक उनकी ये सरगर्मियां ठंडी ना पड़ जाएं, हमें किसी जगह छुपा रहना चाहिए। छुपने के लिए तो वो जंगल ही मुनासिब हो सकता है। कतई, प्रमोद ने सर हिलाते हुए कहा। हम वहीं छुपेंगे। वो दोनों उस जंगल की तरफ बढ़े। एजाज की चाल में खफीफ सी लंगड़ाहट थी। क्या बात है? प्रमोद ने पूछा। बाएं घुटने में बहुत तकलीफ है। इस नशेब में लुढ़कना सब्र आजमा काम था, लेकिन इसकी वजह से जान बच गई। वो दोनों बातें करते और चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखते जंगल तक पहुंच गए। प्रमोद ने एक पुराने और घने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पर चढ़ जाते हैं। ये ऊपर जाकर काफी घना हो गया है, बड़ी आसानी से छुपा जा सकेगा। जी हाँ, ये पनाहगाह, लेकिन क्या तुम चढ़ सकोगे? क्यों? एजाज हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मैं तुम्हारे घुटने की तकलीफ की वजह से कह रहा हूँ। अब ये तकलीफ ऐसी भी नहीं है कि मुझे अपाहज बना दे। वो दोनों उस दरख्त पर चढ़कर एक ऊंची शाख पर जा बैठे। घने पत्ते उन्हें हर तरफ से घेरे हुए थे। प्रमोद ने एक तरफ के पत्तों को हटाया ताकि सामने की तरफ देखा जा सके। अब अगर दुश्मन की कोई पार्टी उनकी तलाश में इस तरफ आती तो वो उसे देख लेते। ये लोग डेविल स्कॉट को रिहा कराने की फिक्र में हैं। प्रमोद बोला। कैसे? आपको कैसे मालूम? एजाज ने चौंक कर पूछा। फ्यूना और उसके साथी की गुफ्तगू से। मुझे हैरत है कि आप इतनी आसानी से उन लोगों के हाथ लग गए थे। जान कर हाथ लगा था। प्रमोद मुस्कुराया। क्या मतलब? एजाज के लहजे में हैरत थी। मैंने कोशिश की थी कि फ्यूना अपने ताकुब से बाखबर हो जाए और फिर वो लोग मुझे घेरने की कोशिश करें। चुनाचे मैं जो चाहता था वही हो गया। मगर क्यों? एजाज ने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। आप ये क्यों चाहते थे? ये मेरी तफरीह है। प्रमोद ने बाईं आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी दिल चाहता है इस किस्म की हरकतें करने को। एजाज कुछ ना बोला, लेकिन वो प्रमोद को ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। इस किस्म की तफरीहात कभी कभी काम भी आ जाती हैं। प्रमोद ने कहा। अब आज ही की तफरीह की मिसाल ले लो। मुझे शुबा तो था, लेकिन इस तफरीह की बदौलत इस शुबे की तस्दीक भी हो गई कि डेविल स्कॉट को रिहा कराने की स्कीम बनाई जा रही है। इस काम के लिए रेडिश जासूसों के किसी बी ग्रुप को मुंतखब किया गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि मूनलैंड की हुकूमत को रेडिश जासूसों के इस अज़्म से बाखबर कर दिया जाए। जब तक इस जजीरे से ना निकला जाए कुछ भी नहीं हो सकता। एजाज कुछ सोचने लगा। अब तक वो दोनों बड़ी हंगामी सूरत हाल से दो चार थे, लेकिन अब जो जरा सुकून मिला तो भूख प्यास महसूस होने लगी। चुनाचे बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ी थी, इसलिए प्यास का एहसास ज्यादा शदीद था। अगर सर्दियों की रात न होती तो वो प्यास से बिल्कुल ही निडाल हो जाते। प्रमोद कुछ देर बाद बोला। तुम्हारे इस तरह गायब हो जाने से आरिफ भट्ट पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ होगा? वो यकीनन परेशान हो रहे होंगे। तुमने उन्हें आखिरी रिपोर्ट किस वक्त दी थी? बंदरगाह पर कार छोड़ने से पहले मैंने ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दी थी कि मैं एक सुर्ख कार के ताकुब में वहां पहुंचा हूं और वो सुर्ख कार फ्यूना की गाड़ी के ताकुब में है। तुमने रिपोर्ट में मेरी कार का नंबर भी बताया था। प्रमोद ने जल्दी से पूछा। जी हाँ, क्यों? एजाज ने इस्तेजाइया लहजे में कहा। फिर आरिफ भट्ट ने तुमसे क्या कहा था? प्रमोद ने उसके इस्तेजाब को नजरअंदाज करते हुए सवाल किया। वो रिपोर्ट मैंने उन्हें नहीं दी थी। फिर ट्रांसमीटर पर उस वक्त हमारे एक साथी जमाल की ड्यूटी थी। उसने मेरी रिपोर्ट भट्ट साहिब तक पहुंचाई होगी। प्रमोद सर हिलाने लगा। आप किस उलझन में है मेजर? उलझन नहीं तो? प्रमोद मुस्कुराया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारे आरिफ साहिब को सुर्ख कार का नंबर मालूम हुआ होगा तो वो बुरी तरह चकरा गए होंगे। उन्हें तो मालूम ही है कि वो नंबर मेरी कार का है। ओह अच्छा। एजाज ने एक तवील सांस लिया। क्या इस बात का इम्कान है कि तुम्हारे साथी हमारी तलाश में इस जजीरे तक पहुंच जाएंगे? मुझे तो कोई इम्कान नजर नहीं आता। हमें इस जजीरे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अगर ये बात इल्म में होती कि रेडिश जासूस इस जजीरे से कोई ताल्लुक रखते हैं तो फिर यकीनन हमारे साथी यहाँ पहुँचते। वो देखो,
अचानक प्रमोद ने चौंक कर कहा। उसका इशारा उन चट्टानों की तरफ था जहां से वो इस जंगल तक आए थे। वहां 7-8 आदमियों की एक टोली नजर आ रही थी। उन सब के हाथों में राइफलें थी। एक जगह रुककर वो जंगल की तरफ इशारा करते हुए कुछ बातें करने लगे। एजाज का दिल धड़क उठा। क्या उन लोगों ने हमें देख लिया है मेजर? वो पुरतशवीश लहजे में बोला। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, प्रमोद ने आहिस्ता से कहा। इनकी नजरें उन लोगों पर जमी रहीं। कुछ देर बाद वो लोग उसी तरफ चले गए जिधर से आए थे। एजाज ने एक तवील सांस लिया जिसमें इत्मीनान की झलकियां थी। प्रमोद बोला, गालिबन वो लोग जंगल की तरफ इशारा करके ये ख्याल जाहिर कर रहे थे कि हम इस तरफ का भी रुख कर सकते हैं। एजाज सर हिलाने लगा। फिर कोई पार्टी इस तरफ नहीं आई और उन दोनों की वो रात उसी दरख्त पर गुजर गई। एजाज को नींद के झोंके आने लगे थे और फिर न जाने किस वक्त उसकी आंख ही लग गई थी। जब वो बेदार हुआ तो उसने देखा कि उसका बायां हाथ प्रमोद की गर्दन में हायल था और सर उसके शाने से टिका हुआ था। वो हड़बड़ाकर सीधा हो गया। सो चुके? प्रमोद मुस्कुराया। मैं माफी चाहता हूँ। एजाज हकलाया। माफी किस बात की? प्रमोद हंस पड़ा। यानी मेरा मतलब है मेरा हाथ आपकी गर्दन में हमाल। एजाज बुरी तरह चींप रहा था। तो क्या हुआ भाई? मैं कोई लड़की तो हूँ नहीं कि इसमें कोई हर्ज हो। वैसे ये हरकत तुम्हारी थी भी नहीं। मैंने ही तुम्हारा हाथ अपनी गर्दन में डाल लिया था। तुम नींद में थे उस वक्त। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम नीचे गिर जाते, प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। एजाज उसे तशक्कुराना नजर से देखने लगा। फिर कहा, न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं नींद का इतना कच्चा नहीं हूँ। 60-60 घंटे जाग कर गुजारे हैं मैंने। परवाह मत करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, प्रमोद ने कहा। उजाला फैल चुका था। जंगल में परिंदों की आवाजें गूंज रही थी और वो इधर से उधर उड़ते फिर रहे थे। सर्दी अच्छी खासी थी। एजाज अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ कर गर्म करने लगा और इधर उधर देखता हुआ बोला, फिर तो कोई हमारी तलाश में इधर नहीं आया? नहीं। आओ अब उधर चलें, खाने पीने का बंदोबस्त करें। क्या हो सकेगा? शायद जंगली फलों का कोई दरख्त मिल जाए। वो दोनों नीचे आ गए और जंगल में अंदर ही अंदर घुसते चले गए। नजरें इधर उधर भटकती रहीं। कुछ खाने पीने को मिल जाए तो ताज़ा दम होकर साहिल की तरफ चलेंगे। प्रमोद बोला, हो सकता है बंदरगाह की तरफ से कोई लॉन्च इधर निकल आए और हम हाथों के इशारे से उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लें। वो देखिए। अचानक एजाज ने एक तरफ इशारा किया। प्रमोद ने उस तरफ देखा। वो छोटी जर्दी माइल सब्ज पत्तियों का दरख्त था जिसमें सुर्ख रंग के बैजली से फल लगे हुए थे। ये जंगली फल पीबा कहलाता है, प्रमोद ने पुर इत्मीनान अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। इसमें संतरे की तरह काशें होती हैं और वैसे ही रस भी होता है, लेकिन रस में तुर्शी कम और तलखी ज्यादा होती है। बहरहाल इससे प्यास तो बुझ ही जाएगी, पेट अलबत्ता नहीं भर सकता। प्यास ही बुझे, हल्क में कांटे पड़ गए हैं। आप रुकिए, मैं ही ऊपर जाता हूँ। एजाज ने दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकना शुरू कर दिए। अब बस करो, प्रमोद कुछ देर बाद बोला। एजाज दरख्त से उतर आया। फल का छिलका बहुत सख्त था, लेकिन गोदा वाकई संतरे की तरह नरम साबित हुआ। एजाज ने 10-12 फल खा लिए। हालांकि तलखी अच्छी खासी थी, लेकिन प्यास की शिद्दत ने तकल्फात को बहुत दूर झटक दिया था। प्रमोद ने 6-7 फल खाए, 15-16 बाकी बच गए। वो उन दोनों ने जेबों में ठूंस लिए। पेट बिल्कुल खाली होने की वजह से वो सब फल भी साफ किए जा सकते थे, लेकिन प्यास बुझ जाने के बाद तलखी का एहसास बढ़ गया था। अब एक फल भी कम से कम एजाज की हलक से न उतरता। आओ और आगे चलते हैं, प्रमोद बोला। शायद किसी ऐसे फल का दरख्त भी मिल जाए जिससे पेट भर सके। इस तरह बढ़ते हुए हम साहिल तक भी पहुंच जाएंगे। वो बढ़ने लगे। सूरज अब मशरिक से काफी उभर चुका था। जंगल पर धूप फैल गई थी। सर्दी की वजह से उसकी तमाज़त बड़ी बली मालूम हुई।